हमने क्या पढ़ा था कल? ईएमएफ इक्वेशन देखा था, दैट इज व्हाट 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5m। और ये जो ईएमएफ था ये मैक्सिमम था या आरएमएस था? आरएमएस था, ठीक है। लेकिन अभी मैं प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइक ऑब्वियस बात है, N1 लगा दोगे तो प्राइमरी का हो जाएगा, N2 लगा दोगे तो सेकेंडरी का हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बात करी थी, वैसे एक बार फिर से देखते हैं। अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर बात करें अपन ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन मैंने क्या बोला था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू फाइव, या फिर फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई एफ, या फिर भी बाई एफ, एंड ये क्या था आपका, या फिर बी एम। ये बात हमने याद है, ठीक है। तो 5m ड्यूरिंग ऑपरेशन, इस पे हमारी चर्चा हुई थी। अब देखो यार, अगर यहां पे बात करें कि और ये जो फ्लक्स, अगर सपोज फ्लक्स इंक्रीज करना है, फ्लक्स इंक्रीज करना है, तो फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एमएमएफ। और एमएमएफ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एन इंटू आई। और एन तो आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो बच्चा क्या ऑप्शन आपके पास? करंट। तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली, अगर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग करंट, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर फ्लक्स बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम फ्लक्स को बढ़ाएं क्यों? तो फ्लक्स बढ़ाने के पीछे बेसिकली पर्पज ये है कि मान लीजिए आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया, तो B एंड H, या फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन? I, और यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन? 5, ठीक है ना। तो हम एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर या आइडियल मटेरियल किसको बोलते थे कि जिसका जैसे जैसे अपन H बढ़ाएं वैसे वैसे B भी क्या हो? इंक्रीज हो, ठीक है। बट हमें पता है कि आगे जाकर के बेसिकली क्या आ जाता है? सैचुरेशन, ठीक है। आगे जाकर के बेसिकली क्या आ जाता है? सैचुरेशन। देखो मान लो यहां पे सैचुरेशन, अब सैचुरेशन से क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर सैचुरेशन आ गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या क्या होने वाला है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कि जैसे देखो, मान लो एक ए पॉइंट लिया मैंने और एक ए पॉइंट लिया, ठीक है। तो अगर मैं ए बोल रहा हूं कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है, लाइक कि उसी रेशियो में ए मैं बोल सकता हूं कि जो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा इट मे बी 4 and 6, लाइक कि जितना ए बढ़ाया उतना ही ए बढ़ा, यस या नो। बट अगर मैं बात करूं आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन, ये जो सैचुरेशन वाला रीजन है, फॉर द सेम अमाउंट इंक्रीमेंट ऑफ करंट, अब यहां पे देखो जो हमारा फ्लक्स है क्या वो उतना ही बढ़ रहा है क्या? बोलो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आप ऐसे समझो कि लाइक सपोज ये 7 है और ये शायद 7.5, चलो 8 ले लेते हैं आप ऐसे सिंपल समझाने के लिए, 8। मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा करने से हमें ये पता है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई म्यू। यहां से हमने देखा फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई म्यू। अब यहां पे हम चाहते क्या है कि हम थोड़ा सा म्यू बढ़ाएं, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ाएं और फ्लक्स भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। बट हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर सैचुरेशन क्या हो रहा है?
आफ्टर सैचुरेशन क्या हो रहा है कि हम मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बट सैचुरेशन स्टेट में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो क्या हो रहा है, बहुत, उसमें इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यस या नो, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अगर यहां पे अगर उस सिचुएशन में बात करें, जैसे फाई इक्वल टू क्या होता है बेसिकली बी इंटू ए, लेकिन वही बात है यहाँ पे कि अगर फ्लक्स ज्यादा चाहिए, मतलब बेसिकली हमें क्या चाहिए था ज्यादा, हमें चाहिए था फ्लक्स डेंसिटी, हमें चाहिए था फ्लक्स डेंसिटी, बट यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी तभी ज्यादा होगा जब बेसिकली फ्लक्स ज्यादा होगा, और फ्लक्स ज्यादा करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट हमें ज्यादा चाहिए था, बट हम क्या देख रहे हैं, आफ्टर सैचुरेशन हम कितना भी मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ा लें, जो फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ओके। अब जैसे देखो, अब अगर मैं बात करूं, लेकिन बिफोर सैचुरेशन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, आफ्टर सैचुरेशन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फ्लक्स अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। तो अब दिमाग में दे देते हैं, क्या दिक्कत है, मैग्नेटाइजिंग करंट दे देते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट ही मतलब उसका कुछ पोर्शन दे देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ना, इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो क्या है, लैगिंग, इसका जो नेचर है दैट इज व्हाट, लैगिंग। अब नेचर अगर लैगिंग है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होएगा कि जो पावर फैक्टर होएगा ना, पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर, दैट इज कॉस फाई। नेचर लैगिंग मतलब लैगिंग मतलब इंडक्टिव, लैगिंग मतलब कैसा नेचर बता रहा है, इंडक्टिव, और इंडक्टर में जो पावर कंज्यूम होता है दैट इज एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर, दैट इज रिएक्टिव पावर। अब जो रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर होता क्या है देखा जाए तो P बाई यस या फिर P अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो जो हमारा टोटल पावर है, जो सोर्स से पावर दे रहे हैं, पावर प्लांट की रेटिंग थोड़ी बढ़ा रहे हैं, उसको हमने उतना ही रखा है, बट किसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्यू की। अगर क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू ज्यादा करेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है हमें। अगर हम मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट मशीन में ज्यादा रखेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका डिसएडवांटेज क्या है, पहले ये समझो। लाइक चलो ठीक है, पावर फैक्टर कम हो गया, क्या फर्क पड़ता है, तो पावर फैक्टर कम होने का ये फर्क पड़ता है कि अब जो कंज्यूमर है, जैसे आप ऐसे समझो यस इक्वल टू क्या होता है, P प्लस जे क्यू। अब जो कंज्यूमर है वो तो बोलेगा कि मुझे जो पावर चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। अब वो तो लाइक कि आपकी प्रॉब्लम है, आपका रिएक्टिव पावर रास्ते में लॉस हो जा रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। तो कहने का मतलब अगर रिएक्टिव पावर की वैल्यू बढ़ेगी तो इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए हमें एस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, मतलब कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, मतलब फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या करनी पड़ सकती है, बढ़ानी पड़ सकती है। अगर हम बेसिकली आप ऐसे सोचो ना कि देखो सेम कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट था ट्रांसमिशन लाइन में जब हमने बात करी थी कि ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर लो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लो होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ेगी, तो उस रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ेगी तो मतलब घटेगा कौन, एक्टिव पावर। अब एक्टिव पावर घटेगा तो कंज्यूमर को चाहिए सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, रेटिंग बढ़ाओ, पावर प्लांट की रेटिंग बढ़ाओ। अब यहां पे ट्रांसफार्मर अगर कहीं ना कहीं, अगर ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, पावर कम कर रहा है, मतलब आप ऐसे समझो कि यहां से चलो ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसने ठीक ठाक अमाउंट पे पावर दे रखा है, मतलब इसका जो पावर फैक्टर है दैट इज नॉट मच लैगिंग। पावर फैक्टर को लैगिंग कर कौन रहा है, ये ट्रांसफार्मर। पावर फैक्टर को लैगिंग कौन कर रहा है, ट्रांसफार्मर। क्यों,
ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट। और मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो किस मोड में जा चुका है? सैचुरेशन मोड में। तो अगर हम उसे सैचुरेशन मोड में काम कराने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, जो सिस्टम के पावर फैक्टर को कम करेगा। और अब जो इधर कंज्यूमर बैठा है उसको वो क्या बोलेगा, मुझे तो जितना पावर चाहिए उतना पावर चाहिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसफार्मर मतलब इधर तो रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, साथ साथ में ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। हमारी बात समझ में? ठीक है। तो उन सारी सिचुएशन से बचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम कभी भी इसको सैचुरेशन मोड में काम ना कराएं। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। तो यहां पे ये लिख लिया हमने कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने से क्या होगा, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। ओके, अब देखो यार, अब इसी चीज को मैंने यहां पे इस तरीके से बनाया हुआ है। सप्लाई वोल्टेज R1 X1 E1 E2 R2 X2 और वहां पे आपका V2, यहां पे आपका V2। ओके, देखो यार, अभी हम बात कर रहे हैं नो लोड ट्रांसफार्मर की। अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर में बात करें, मान लो यहां से करंट जा रहा है I1, अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमें पता है कि उस केस में क्या हुआ था, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, या फिर I1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू I2 एंड द वैल्यू ऑफ I2 इज 0। तो वैल्यू ऑफ I2 इज 0, तो I1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। एक किसमें बात चली थी हमारी, आइडियल ट्रांसफार्मर में। बट अगर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, तो इतना तो पता है हमें कि I1 इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन कुछ ना कुछ तो करंट लेगा, कुछ ना कुछ मतलब करंट तो लेगा। क्यों? बेसिकली एक क्यों लेगा, कुछ लॉसेज को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं अपन, अब यहां पे ये जो I1 है ना, इसको हम दो कंपोनेंट में यहां पे ब्रेक करते हैं। क्या क्या? एक लिखते हैं I नॉट और एक लिखते हैं I1 डैश। एक लिखते हैं I नॉट और एक लिखते हैं I1 डैश। अब इससे क्या फायदा हुआ, एक्चुअली ये जो I नॉट है ना, ये क्या है, नो लोड करंट, ठीक है। और ये जो I1 डैश है, एक्चुअली दिस इज लोड कंपोनेंट। लोड कंपोनेंट का मतलब क्या है कि एक किस पे डिपेंड करेगा, लोडिंग पे। एक किस पे डिपेंड करेगा, लोडिंग पे। मतलब अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन लिखा था ये तो वैलिड है नहीं। इसका मतलब जो आइडियल इक्वेशन होगी, मतलब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए जो इक्वेशन होएगा, दैट इज व्हाट, बोलो जरा, N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2। इसका मतलब जब आप I2 जीरो करोगे तो बेसिकली क्या जीरो होएगा, I1 डैश की वैल्यू जीरो होएगी। क्या ये बात हमें क्लियर है? ठीक है, मतलब क्योंकि ये जो आ रहा है यहां से जो सप्लाई करंट आ रहा है, अब उसको हमने दो हिस्सों में बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं कि लोड करंट तो है नहीं, तो आइडियली यहां पे आना क्या चाहिए था, I1 इक्वल टू 0। बट हमें पता है कि अगर लोड नहीं भी है तब भी इसमें करंट तो जाएगा और कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे। अब कितना होगा, क्या होगा, उस चीज को दिखाने के लिए पहले मुझे क्या दिखाना पड़ा कि नहीं यार, प्राइमरी करंट एटलीस्ट 0 तो नहीं है। फिर क्या वो इक्वेशन गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, एक्चुअली हम गलत लगा रहे थे। तो मतलब हमने अपनी गलती थोड़ी सी सुधारी और क्या किया, यहाँ पे N1 I1 की जगह क्या लिख दिया, N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2, और हमने दिखाया कि I1 डैश 0 है। मतलब कौन 0 है, लोड कंपोनेंट 0 है, ना कि प्राइमरी करंट 0 है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो अब क्वेश्चन ये होता है
कि अच्छा चलो ठीक है, आई नॉट फिर हम पिक्चर में ला क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट इज आई नॉट, या फिर आई नॉट पिक्चर में मतलब आया क्यों, या फिर क्या करेगा, या फिर चलो लॉसेस को फुलफिल करेगा तो कौन से लॉस को फुलफिल करेगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं अपन। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहां पे उससे पहले ना आप दो चीजें समझो। आप जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, एक सीरीज पैरामीटर होता है और एक शंट पैरामीटर होता है। सीरीज पैरामीटर वो पैरामीटर है जो कि कहीं ना कहीं करंट पे डिपेंड करता है, और शंट पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं वोल्टेज पे डिपेंडेंट होते हैं। समझो जरा, जैसे अगर आपको याद हो तो ट्रांसमिशन लाइन में भी बात हुई थी हमारी। ट्रांसमिशन लाइन में दो चीजें थी, क्या क्या, एक सीरीज, दो सीरीज पैरामीटर आर और एल, और शंट पैरामीटर सी और जी। सी और जी मतलब कैपेसिटर और लीकेज, ये दोनों वोल्टेज पे डिपेंड करते थे, याद करो। और जो एल और आर होता था इनको प्रॉब्लम वोल्टेज ज्यादा होने से नहीं होती थी, इनको प्रॉब्लम करंट ज्यादा होने से होती थी। हरी बात समझ में? तो मतलब यहां भी इसी तरह ट्रांसफार्मर में चार बेसिकली दो सीरीज पैरामीटर हैं और दो शंट पैरामीटर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे मैं कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बात को समझो क्या मतलब कि दो करंट पे डिपेंडेंट होंगे और दो वोल्टेज पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब वो दो कौन करंट पे होंगे या कौन वोल्टेज पे होंगे, या फिर ऐसे समझो कि मैं यहां पे यहीं पे एक काम करता हूं क्या कि जैसे देखो, मान लो मैंने यहां पे बना दिया R1 X1। अच्छा एक सिचुएशन बताओ, लाइक ये RLCG ये सारे आए क्यों थे, मतलब यहां पे भी RX या फिर जो भी लाऊंगा मैं क्यों लाऊंगा, मतलब हम उनको पिक्चर में लाई क्यों रहे हैं, उनको ना दिखाएं तो क्या फर्क पड़ता है हमें। कहने का मतलब जो ये सिस्टम है ना, कुछ लॉसेज हो रहे हैं, इस सिस्टम में कुछ लॉसेज हो रहे हैं। अब उन लॉसेज को दिखाना पड़ेगा कि कहां लॉसेज हो रहा है। लॉसेज दिखा करके क्या फायदा है, क्योंकि हम चाहते हैं सिस्टम को एफिशिएंट करना, और एफिशिएंसी तब ज्यादा होगी जब लॉसेज को मिनिमाइज करेंगे, और लॉसेज तब मिनिमाइज कर पाओगे जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि लॉसेज हो कहां रहे हैं और किसकी वजह से हो रहे हैं। लॉसेज इज लाइक अ करप्शन, सिस्टम तो ये मतलब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना करप्शन को क्या करें, कम करे। अब करप्शन कम करे तो कहां से करेगा, जब उसे पता चलेगा कि कौन कर रहा है करप्शन तब तो कम करेगा ना। समझ में आ रहा है नहीं? तो मतलब कहने का मतलब कि जानना जरूरी है कि ये जो भी ड्रॉप हो रहा है, जो भी लॉसेज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। अब देखो ट्रांसफार्मर में दो चीजें पे हमें प्रॉब्लम है, एक वोल्टेज ड्रॉप से जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं वोल्टेज रेगुलेशन को कम करेगा, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन को ज्यादा करेगा, और एक मतलब सिंपल टोटल लॉसेस से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कम करेगा। मतलब हम चाहेंगे कि जितना पावर यहां पे दिया है पूरा का पूरा यहां पहुंचे, उसके लिए मुझे लॉसेज मिनिमाइज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं जितना वोल्टेज यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है पूरा का पूरा यहां पे पहुंचे, इसके लिए मुझे वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मतलब हमारे पास यहां पे दो कंसर्न हैं, मतलब अगर लॉसेज या उसके बिहाफ पे बात करें तो दो कंसर्न हैं। कौन कौन? एक आपका वोल्टेज ड्रॉप और दूसरा आपका लॉस। एक वोल्टेज ड्रॉप और लॉस। अब लॉसेज में भी अगर लॉसेज में कई टाइप के लॉस होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप में भी कई टाइप के लॉस होते हैं।
अब यहां पे जैसे वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, तो बेसिकली ये जो सीरीज पैरामीटर है ना, अच्छा जो वोल्टेज ड्रॉप, एक मिनट इसको थोड़ा सा और सही तरीके से करते हैं। देखो आप ऐसे समझो कि एक है सीरीज पैरामीटर और दूसरा है शंट पैरामीटर। एक सीरीज पैरामीटर और शंट पैरामीटर, ठीक है, ओके। अब जो सीरीज पैरामीटर है ये बेसिकली कहीं ना कहीं सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट या वोल्टेज, वोल्टेज। तो मतलब ये जो सीरीज पैरामीटर है ये कहीं ना कहीं क्या कराते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। कुछ समझ में आया? ये जो सीरीज पैरामीटर हैं ये कहीं ना कहीं क्या कराते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं सीरीज पैरामीटर, एक्चुअली सीरीज पैरामीटर कौन कौन है, तो R एंड X, दीज आर सीरीज पैरामीटर, दीज आर सीरीज पैरामीटर। क्लियर है बात? ओके। दूसरा हमने क्या बात करी, शंट पैरामीटर। तो शंट पैरामीटर याद करो, कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन में चले जाओ, तो शंट पैरामीटर हमें प्रॉब्लम क्या थी, चार्जिंग करंट ड्रॉ करता था, याद आया, और जो जी था वो लीकेज करंट ड्रॉ करता था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शंट पैरामीटर हैं ये बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप कराएंगे या करंट ड्रॉप, करंट ड्रॉप कराएंगे। ये बेसिकली क्या कराएंगे, ये कराएंगे करंट ड्रॉप, ठीक है, ये बेसिकली क्या कराने वाले हैं, करंट ड्रॉप। अब जैसे ट्रांसमिशन लाइन में करंट ड्रॉप कौन कौन कराता था, एक कैपेसिटर और एक कंडक्टेंस। तो फिलहाल यहां पे कैपेसिटर तो पिक्चर में है नहीं, तो यहां पे जो करंट ड्रॉप कराता है पता है कौन कौन कराता है, एक आपका R नॉट और एक आपका X नॉट। अब समझो जरा, अब बात आती है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, बहुत तरीके से सुनो सारी बातों को। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, I इंटू R या I इंटू Z या I इंटू X। तो वोल्टेज ड्रॉप डिपेंडेंट ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन करंट, वेरी गुड, डिपेंड ऑन करंट। जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पर, करंट पे। और जो एक करंट ड्रॉप है व्हाट इज I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो जो करंट ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे, डिपेंड ऑन। चीजों को समझो और मतलब हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी चीजें। आ रही बात समझ में? अभी यही चीजें देखना आप किस तरीके से रिलेट होकर के आएंगी और आपको चीजें कभी रटनी ही नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या बोला, दो पैरामीटर, एक सीरीज पैरामीटर और एक शंट पैरामीटर। सीरीज पैरामीटर मतलब क्या कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। शंट पैरामीटर क्या कराएगा, करंट ड्रॉप कराएगा। अब जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V इक्वल टू I इंटू R, मतलब वोल्टेज ड्रॉप किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप किस पे होएगा, मैक्सिमम करंट पे। मतलब या फिर ऐसे बोलूं कि सीरीज पैरामीटर पिक्चर में कब आएगा, जब करंट ज्यादा होगा या वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि किस पे डिपेंड है, करंट पे। समझते चलो चीजों को। और करंट ड्रॉप बेसिकली यहां पे चाहे तो साइड में लिख लेना, वोल्टेज ड्रॉप मतलब V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, किस पे डिपेंडेंट हुआ, करंट पे। करंट ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, किस पे डिपेंड हुआ, वोल्टेज पे। फिर से यही सारी बातें लाइक सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, सीरीज और शंट। तो सीरीज पैरामीटर में वोल्टेज ड्रॉप कराएगा और वो करंट पे डिपेंड करेगा, शंट पैरामीटर करंट ड्रॉप कराएगा और वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा।
ठीक है ना। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मर में जो सीरीज पैरामीटर हैं वो बेसिकली कौन कौन है, आर एंड, देखो R1 X1 एंड R2 X2, R1 X1 एंड R2 X2, R1 X1 एंड R2 X2। क्या मतलब इसका, इंपीडेंस ऑफ द प्राइमरी एंड इंपीडेंस ऑफ द सेकेंडरी, ये दोनों कौन से पैरामीटर हो गए, सीरीज पैरामीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, मतलब लाइक कि प्राइमरी का इंपीडेंस क्या हो गया, R1 प्लस जे X1, सेकेंडरी का इंपीडेंस क्या हो गया, R2 प्लस जे X2। याद रखना, हम पूरे ट्रांसफॉर्मर में कहीं भी कैपेसिटर की बात नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो R1 Z1 इक्वल टू R1 प्लस जे X1, Z2 इक्वल टू R2 प्लस जे X2। मतलब एज क्या हो गया, ए क्या हो गया, इंपीडेंस, एंड इंपीडेंस कौन सा पैरामीटर हो गया, सीरीज पैरामीटर, सीरीज पैरामीटर ऑफ प्राइमरी, सीरीज पैरामीटर ऑफ सेकेंडरी। इस अब कहीं ना कहीं दो अलग अलग जगह पे हमारा इंपीडेंस आ गया। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग, जिसमें अपन क्या करते हैं कि सेकेंडरी के इंपीडेंस को प्राइमरी पे रेफर करते हैं ताकि हमें जो कैलकुलेशन हो वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग अभी देखेंगे डिटेल में, मतलब अभी तो ऐसे तो अलग अलग करना, लाइक एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन मुझे देखना कि लॉस कितना हो रहा है, मैं वॉट मीटर लगाऊंगा, एक इधर लगाऊंगा फिर एक उधर लगाऊंगा, दोनों लगाना पड़ेगा ना। फिर मैं कोशिश क्या करूंगा, एक ही से काम चले, ठीक है। खैर, तो ये अभी बात करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के कौन से पैरामीटर हैं, सीरीज पैरामीटर। ओके, अब तो इनकी वजह से, सीरीज पैरामीटर की वजह से होगा कौन सा ड्रॉप, किसमें ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप। कौन किसमें ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है डिपेंड किस पे करेगा, करंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिपेंड करेगा करंट पे, तो मतलब ये सीरीज पैरामीटर पिक्चर में कब आएंगे, रेटेड करंट पे या रेटेड वोल्टेज पे, रेटेड करंट पे, रेटेड करंट पे। मतलब यहां पे ये पिक्चर में तब आएंगे जब करंट क्या होएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब रेटेड करंट। क्लियर है क्या, ठीक है। ओके, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बात आती है संट पैरामीटर की। सर संट पैरामीटर तो हमें दिख नहीं रहे, तो अब संट पैरामीटर एक्चुअल में दिखते भी नहीं है। कहने का मतलब वहां पे ये जो संट पैरामीटर है, ये वो लॉसेज हैं जो कि हिडन है, ये वो लॉसेज हैं जो कि हिडन है। तो अभी हमने बात करी संट पैरामीटर जो कि किस पे डिपेंड करेगा, बोलो यार, वोल्टेज पे। बहुत ध्यान से समझो, संट कंपोनेंट या संट पैरामीटर किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे। वो बात अलग है कि ड्रॉप कौन सा कराएगा, करंट। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, ठीक है। ड्रॉप कौन सा कराएगा, करंट। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन ए आता है कि चलो अच्छा पहले ये देखते हैं कि वोल्टेज पे डिपेंड करता कौन कौन है, वोल्टेज पे डिपेंड करता कौन कौन है। तो याद करो, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ। क्या मतलब हुआ कि जो क्वांटिटी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, जो क्वांटिटी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, उससे रिलेटेड जितने भी लॉसेज होंगे वो कहीं ना कहीं संट पैरामीटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। बोलो हाँ या ना। जो क्वांटिटी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, और जो क्वांटिटी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी
उस क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी लॉसेज होंगे सिस्टम में वो किस पे डिपेंडेंट हो, मतलब उनको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, शंट पैरामीटर के थ्रू। अब फ्लक्स पे कौन कौन से लॉसेज डिपेंड करता है, तो फ्लक्स पे जो पूरा आयरन लॉस है आपका, आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे ही तो डिपेंड करता है, यस या नो। आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे। अब आयरन लॉस था क्या, आयरन लॉस क्या था, दैट इज हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट, दैट इज हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट। और चाहे हिस्टेरेसिस हो चाहे एडी करंट हो, दीज आर एक्टिव लॉसेज और रिएक्टिव लॉसेज, एक्टिव लॉसेज, दीज आर एक्टिव लॉसेज। तो अगर एक्टिव कंपोनेंट है तो इसको मुझे आर से रिप्रेजेंट करना चाहिए, एक्स से, आर से। इसका मतलब हम यहां पे उस लॉस को, शंट पैरामीटर के थ्रू लॉस को दिखाने के लिए हम ट्रांसफार्मर में एक नया ब्रांच ऐड करेंगे, और वो ब्रांच सीरीज में होगा या शंट में, शंट में होगा। तो पहला ब्रांच यहां पे दिखा देते हैं और उस ब्रांच को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं आर नॉट से। ऐसी कोई ब्रांचेस ट्रांसफार्मर में होती नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, लॉसेज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर बात करें एक्स नॉट की, मतलब अब दूसरे पे बात करते हैं कि लाइक क्या कोई और ऐसा पैरामीटर है जो कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है, क्या कोई और ऐसा पैरामीटर है जो कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो दैट इज व्हाट, मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज व्हाट, मैग्नेटाइजिंग करंट। कैसे, क्योंकि ये क्या है, करंट। अब जैसे आप करंट क्या होता है बेसिकली, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बट यहां पे क्या बात करेंगे, रिएक्टेंस। अरे बस समझ में, मतलब आप ऐसे सोचो ना, मैग्नेटाइजिंग करंट, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज ना दूं तो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा क्या, नहीं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट बेसिकली क्या होता है, V अपॉन एक्स नॉट। मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है एक किस पे डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज पे। और अगर वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो उसको आप कौन सा पैरामीटर बोलोगे, सीरीज पैरामीटर या शंट पैरामीटर, शंट पैरामीटर। तो उसको, अब जो मैग्नेटाइजिंग करंट का नेचर होता है दैट इज व्हाट, एक्टिव और रिएक्टिव। मैग्नेटाइजिंग करंट का नेचर अभी बात हुई थी ना, लैगिंग नेचर, एक्टिव रिएक्टिव। रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब लाइक यहाँ पे कैपेसिटर की बात तो होएगी नहीं, किसकी बात करेंगे, इंडक्टर की। तो बेसिकली हमें इंडक्टर दिखाना है सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। तो इसलिए यहां पे बेसिकली क्या शो कर देते हैं, एक्स नॉट, या फिर कभी कभी एक्स एम लिख लो, ज्यादा क्लियर रहेगा, ताकि हमें क्या पता चले कि मैग्नेटाइजिंग। सर मैग्नेटाइजिंग आया क्यों, एक बात बताओ यार, हम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं लॉसेज को दिखाने के लिए। अब अगर सप्लाई से मैग्नेटाइजिंग करंट आया हुआ है तो वो यूटिलाइज हुआ होगा क्या, उसके रेफरेंस में हमें पावर मिला होगा क्या, मतलब क्या, जैसे कि एक बात समझो, आउटपुट पे कौन सा जाएगा, आई नॉट या आई वन डैश, आई वन डैश। तो ये जो आई नॉट है ये वो पोर्शन है जो ट्रांसफार्मर में ही रह जाएगा, तो एक तरीके का वो लॉस ही तो हुआ। अगर वो लॉस है तो हमें दिखाना भी पड़ेगा। अब वो लॉस मतलब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी क्या है, ट्रांसफार्मर में ही रह जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए अपन, अब वो रिएक्टिव कंपोनेंट है तो आर से तो नहीं दिखाएंगे, जब भी दिखाएंगे किससे दिखाएंगे, एक्स से दिखाएंगे। और एक्स से दिखाएंगे चूंकि वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसलिए कहां दिखाएंगे, शंट में दिखाएंगे। क्लियर हुआ, ओके। अब बहुत ध्यान समझो क्या बात हो रही, सीरीज में लाइक सीरीज क्या कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप जो कि कहीं ना कहीं करंट पे डिपेंड करेगा। तो मतलब एग्जैक्टली ये पिक्चर में कब आएगा, जब बेसिकली सर्किट में कौन सा करंट फ्लो होगा, रेटेड करंट। मतलब एक्चुअल सीरीज लॉस। अब सीरीज लॉस क्या है,
लाइक ये R और X सीरीज पैरामीटर R और X, तो मतलब ये जो R है एक किसका रेजिस्टेंस है, वाइंडिंग का, दैट इज कॉपर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में या फिर मतलब एग्जैक्ट कॉपर लॉस, मतलब ये क्या कराएगा, कॉपर लॉस, ये क्या कराएगा, कॉपर लॉस। तो एग्जैक्ट कॉपर लॉस बेसिकली कब आएगा, जब अपन क्या फ्लो कराएंगे, रेटेड करंट। तो एग्जैक्ट कॉपर लॉस मतलब फ्लो कराएंगे रेटेड करंट, और रेटेड करंट फ्लो कराना मतलब सर्किट में क्या कराना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, क्या कराना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मतलब क्या हुआ कि इन ट्रांसफॉर्मर, अब देखो सारी चीजें रिलेट करो, अब ट्रांसफॉर्मर में विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट वी कैन डिटरमाइन सीरीज पैरामीटर, we can determine series parameter and rated copper losses, ठीक है। और अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा तो एक्चुअल में जो एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप है वो भी हमें देखने को मिलेगा। यार ये तो चेंज होएगा नहीं, तो अगर ये कम रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम शो होगा, समझ आ रहा है नहीं। तो कहने का मतलब, खैर, तो रेटेड करंट या फिर सिंपल समझो भी I2R से समझो, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मतलब हमें क्या फ्लो कराना पड़ेगा, रेटेड करंट, यस या नो। इधर आ जाओ, अब हमें पता है कि ये जो करंट ड्रॉप है जो कि वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो कब आएगी, रेटेड वोल्टेज पे या रेटेड करंट पे, रेटेड वोल्टेज पे, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे। तो ये जो शंट पैरामीटर है ये एग्जैक्टली मैक्सिमम कब आएगा, जब हम उसे रेटेड वोल्टेज पे कराएंगे, समझ आ रहा ही नहीं। तो अब यहां पे इस किस पे, रेटेड वोल्टेज। अब एक बात और समझो आप, अगर मैं पूरे ट्रांसफॉर्मर में एक साथ लॉसेज निकालूंगा, मान लो मैंने, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में अपन रेटेड करंट फ्लो कराएंगे, उसको वजह से हमें फुल लोड कॉपर लॉस मिलेगा, और फुल लोड कॉपर लॉस मिलेगा, और फुल लोड कॉपर लॉस बेसिकली करा कौन रहा है, दैट इज सीरीज पैरामीटर, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम सर्किट में रेटेड वोल्टेज देंगे तो बेसिकली वहां पे क्या होएगा कि शंट पैरामीटर हमें भी देखने को मिलेगा। अब रेटेड वोल्टेज पे डिपेंड कौन कर रहा था, फ्लक्स, और फ्लक्स पे डिपेंड कौन कर रहा था, आयरन लॉसेज। तो अगर मुझे आयरन लॉसेज एक्चुअल में देखना है तो मैं जो टेस्ट कराऊंगा वो रेटेड करंट पे कराऊंगा या रेटेड वोल्टेज पे कराऊंगा, रेटेड वोल्टेज पे कराऊंगा। आई बात समझ में। तो अभी जो रेटेड वोल्टेज पे कौन सा टेस्ट होता है उसको बोलते हैं या तो नो लोड टेस्ट या तो ओपन सर्किट टेस्ट, या तो नो लोड टेस्ट या तो ओपन सर्किट टेस्ट। समझ में आया कुछ, क्लियर है। मतलब एक कहीं ना कहीं मैं आपको किसकी तरफ ले जा रहा हूं, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो इन्हीं दोनों में से एक केस कौन सा है, नो लोड टेस्ट, और कहीं ना कहीं हम ट्रांसफॉर्मर को भी किस पे चलाने वाले हैं, नो लोड पे। तो ये दोनों सिचुएशन तो मैच हुई ना, आ रही बात समझ में। तो इसलिए मैं बेसिकली दोनों यहां पे बता दे रहा हूं, फिर इसका जो नो लोड वाला पोर्शन है यहां पे उठा के डील कर लेंगे। कितने टाइप के टेस्ट बताए मैंने अभी, दो टाइप के, कौन कौन बोलो जरा। एक तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और दूसरा क्या है आपका, ओपन सर्किट
टेस्ट। अब जो जो पूछ रहा हूं बताते चलो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पे कराते हैं? रेटेड वोल्टेज पे या रेटेड करंट पे? रेटेड करंट पे, रेटेड करंट पे। ओपन सर्किट टेस्ट किस पे कराते हैं? रेटेड वोल्टेज पे। ठीक है, ओके। अब देखो, जो रेटेड करंट है, अब वो बताओ कौन से ऐसे पैरामीटर थे जो कि कहीं ना कहीं डिपेंड करते थे करंट पे? सीरीज पैरामीटर, समझ में आया? जो कि डिपेंड करते थे, या फिर हाँ, तो इसका मतलब वी कैन डिटरमाइन सीरीज पैरामीटर with the help of short circuit test. We can determine, ये भी जेई का क्वेश्चन है, we can determine series parameter with the help of short circuit test. What are the series parameter? Like कि R1 and मतलब R and X, R1 plus JX1 and R2 plus JX2। चलो इधर आ जाओ। रेटेड वोल्टेज, अब वोल्टेज पे दो कंपोनेंट डिपेंड कर रहे थे, कौन कौन? एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट और एक आयरन लॉस। बोलो हाँ या ना? क्योंकि आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता था? फ्लक्स पे। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता था? वोल्टेज पे। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता था? वोल्टेज पे। तो इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट और इन्हीं इसकी इस लॉस को, मैग्नेटाइजिंग लॉस को दिखाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग लॉस को दिखाने के लिए हमने कौन सा कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया था? एक्सएम। और आयरन लॉस को दिखाने के लिए हमने कौन सा पैरामीटर यूज किया था? आर नॉट। और ये दोनों पैरामीटर वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? शंट पैरामीटर। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? शंट पैरामीटर। तो मतलब क्या हुआ? वी कैन डिटरमाइन शंट पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो अब अगर रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, अगर रेटेड करंट फ्लो हो रहा है तो बेसिकली यहां से क्या आ जाएगा? फुल लोड। हम और क्या, अब देखो रेटेड करंट फ्लो हो रहा है तो जो आई स्क्वायर आर होगा मैक्सिमम होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू अपन क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? फुल लोड कॉपर लॉस। और ये जो पैरामीटर आए हुए हैं, ये आयरन, ये बेसिकली है क्या? मतलब हम ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? आयरन लॉस, या फिर क्या बोलते हैं? कोर लॉस। एंड आयरन लॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। ओके, एक बात समझो। अब अगर यहां पे आपने देख लिया, एक सिचुएशन बताओ, अगर मुझे सर्किट के सीरीज पैरामीटर या फिर फुल लोड कॉपर लॉस को पता करना है, तो मैं सर्किट में रेटेड करंट तो दूंगा, बट अगर मैंने साथ में रेटेड वोल्टेज भी दे दिया तो वो जो वाट मीटर की रीडिंग होगी, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस होंगे? उसमें मिक्स हो जाएगा क्या? समझ में आया? फिर से समझो मेरी बात। मैं बोल रहा हूं कि मान लो मुझे फुल लोड कॉपर लॉस पता करना है, उसके चक्कर में मैंने क्या किया? सर्किट में रेटेड करंट फ्लो करा दिया, सेकेंडरी को शॉर्ट करके
रेटेड करंट फ्लो करा दिया। अब अगर गलती से मैंने साथ में रेटेड वोल्टेज भी दे दिया, हालांकि बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, दैट इज वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट स्टिल मान लो अगर रेटेड वोल्टेज भी दे दिया तो उस समय वो भी लॉसेज आने लगेगा, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा किसकी वजह से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें फुल लोड कॉपर लॉस या फिर सीरीज पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो हम करंट क्या दे देंगे, रेटेड, बट जो वोल्टेज देंगे वो क्या होएगा, रिड्यूस्ड। अब जीरो तो नहीं बोल सकते ना, चाहिए तो है ही, तो वोल्टेज क्या दे देंगे, रिड्यूस। और ये वोल्टेज पता है कितना होता है, नियरली 8 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज, नियरली 8 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज। इधर आ जाते हैं, अब हम करा रहे हैं क्या, ओपन सर्किट टेस्ट। एक बात बताओ, ओपन सर्किट टेस्ट मतलब I2 की वैल्यू क्या है, 0, और I2 इक्वल टू क्या होता है, I0 प्लस I1 डैश। तो अगर I2 की वैल्यू 0 है तो बेसिकली किसकी वैल्यू 0 होने वाली है, इस पे डिस्कशन हो चुका है। तो अभी जो I1 है ये क्या है, दैट इज इक्वल टू I0 विच इज कंसिडर्ड एज नो लोड करंट। अभी जो नो लोड करंट है ना, दैट इज वेरी लो, नियरली 4 to 5% ऑफ रेटेड करंट। समझ आ रहा है, देखो ओपन सर्किट टेस्ट अपन किस पे कराएंगे, रेटेड वोल्टेज पे। कौन सा लॉस निकालना है, आयरन लॉस। अगर गलती से करंट ज्यादा कर दिया तो कौन सा लॉस मिक्स होने लगेगा, कॉपर लॉस। हम उसे मिक्स नहीं करना चाहते, मिक्स ना करने का सिंपल सा तरीका है, करंट की वैल्यू कम कर दो। आगे बात समझ में, तो वो करंट वैल्यू अब एकदम कम कर देंगे तो भी मैग्नेटाइजिंग करंट तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए तो जो अपन ओपन सर्किट टेस्ट में किस पे होता है, रिड्यूस्ड करंट पे। ये तो लाइक ऐसे लिखवा रहा हूं, अदरवाइज तो ओपन सर्किट है तो ऑलरेडी वो रिड्यूस ही है। ओपन सर्किट रिड्यूस करंट विच इज 4 to 5% ऑफ रेटेड करंट, 4 to 5% ऑफ रेटेड करंट। क्लियर है क्या बात, ओके। इसी में अगर कुछ पॉइंट्स की और बात करें, जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, क्या है, रेटेड करंट या रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, क्या है, रेटेड करंट। तो मतलब किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, वोल्ट मीटर के पास या अमीटर के पास, किसके पास, अमीटर के पास। अब अगर अमीटर पे ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है तो बताओ जो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे या जो अमीटर लगाएंगे वो किस साइड लगाएंगे, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड। अमीटर को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, तो अमीटर में करंट क्या होना चाहिए, कम। तो अमीटर में करंट की वैल्यू कम किधर होती है, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड ना। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, फिर से समझो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सा करंट फ्लो कराना है, रेटेड। अब रेटेड करंट फ्लो कराना है, अब रेटेड प्राइमरी पे भी फ्लो हो रहा होगा, रेटेड सेकेंडरी पे भी हो रहा होगा, बट एक तरफ ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, एक तरफ कम करंट फ्लो हो रहा होगा। किधर ज्यादा फ्लो हो रहा होगा, लो वोल्टेज साइड करंट ज्यादा फ्लो हो रहा होगा। तो अगर आप लो वोल्टेज साइड ओ अमीटर लगाओगे तो डैमेज हो सकता है ना, या फिर उसकी रेटिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो हम उसी साइड लगाएंगे जिधर हमें लगेगा कि हमारा अमीटर सेफ रहेगा, तो हम किधर लगाएंगे, हाई वोल्टेज साइड। आई बात समझ में, सर रेटेड हाई वोल्टेज साइड वोल्ट मीटर का क्या होगा, वोल्ट मीटर भी तो लगा रहे हैं, तो वोल्ट मीटर हमने रेटेड वोल्टेज दिया है क्या, 8 to 10% ही तो है, इतना तो झेल लेगा ना वो। समझ में आया नहीं, इधर आ जाओ। ओपन सर्किट टेस्ट
किस पे हो रहा है? रेटेड वोल्टेज पे। रेटेड वोल्टेज मतलब एक तरीके से हमें क्या मेजर करना है? वोल्टेज। मतलब वोल्टेज, यहाँ पे हम अमीटर पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे किस पे फोकस करेंगे? वोल्ट मीटर पे। तो मतलब मुझे किसको बचाना है, वोल्ट मीटर को या अमीटर को? वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को अगर बचाना है तो उसको किधर रखें? रेटेड लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड? लो वोल्टेज साइड। अब लो वोल्टेज साइड, फिर लो वोल्टेज साइड एक प्रॉब्लम है कि करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। बट वो करंट कितना है? 4 to 5%। हमें उस अमीटर की टेंशन लेनी ही नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इज प्लेस्ड एट हाई वोल्टेज साइड और इन ओपन सर्किट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड एट लो वोल्टेज साइड। समझ में आया नहीं? लिख लो। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या क्या? वोल्ट मीटर, अमीटर और वाट मीटर। अभी देखेंगे ना, एक एक करके देखेंगे। बस इतना लिखो, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड at high voltage side. Instruments are placed at high voltage side so that we can get low rated current. So that we can get low rated current. इधर आ जाओ। In open circuit test instruments are placed at low voltage side. Instruments are placed at low voltage side so that we can get low value of rated voltage. Hence voltmeter will be safe. और उधर जाके लिख लेना क्या? Hence ammeter will be safe. Yes या no? अगर लो वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है तो अमीटर सेफ होएगा, और लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगा तो वोल्टमीटर सेफ होएगा। क्या इसमें से हमें कुछ भी रटना है क्या? सारी चीजें इसीलिए सीक्वेंस में बताई जा रही है कि अगर अब भी रट रहे हो तो फिर यार तो मतलब इतनी मेहनत करना बेकार है। ठीक है ना? जो जैसे सामने आ रहा है वैसे हम सीखते जा रहे हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं रटना है, सारी चीजों को रिलेट करने की कोशिश करना है। दैट्स इट। ओके, तो अब हम इसमें से कौन सा कंडीशन उठाने वाले हैं? ओपन सर्किट टेस्ट वाला। हम चाहे इसकी बात करें चाहे ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें, एक्चुअली हम एक ही बात कर रहे हैं। नॉर्मली पढ़ाते समय क्या करते हैं कि नो लोड ट्रांसफार्मर में बस हम इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाते, तो हम अलग से क्यों वेट करेंगे? हम पहले नो लोड पढ़ लेंगे, उसी में इंस्ट्रूमेंट लगा के नो लोड टेस्ट भी कर लेंगे। क्लियर है बात? मतलब वो जो पूरा लेकिन शंट पैरामीटर निकालने वाला सीन है वो सारा कर लेंगे फिर यहीं पे। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लेंगे, तीनों टॉपिक एक साथ खत्म हो जाएगा। डन? ओके। अब ये सारी चीजें बताने से फायदा हो गया कि अब आपको पता है कि शंट पैरामीटर कहां से आया, सीरीज पैरामीटर कहां से आया। ठीक है, ताकि मैं अगर अब डायग्राम में बनाऊंगा तो आपको ये नहीं आइडिया इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर और बाकी कहाँ है वाले से रेटेड, बोलो यार, वोल्टेज और रिड्यूस्ड करंट। मतलब पिक्चर में से रिड्यूस करंट जैसे ही आया, पिक्चर में से कौन सा गायब हो जाएगा? नो सीरीज पैरामीटर। क्योंकि ये पिक्चर में तभी आते हैं जब आप इनको क्या देते हैं सर्किट को? रेटेड करंट। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा और उसमें सीरीज पैरामीटर को गायब करूंगा।
क्यों कर रहा हूं वो मैं पहले बता रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं रेटेड करंट दे ही नहीं रहा तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं। याद करो, जैसे कोई सर्किट होता है, अगर जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, बीच वाले रेजिस्टेंस को कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा है, हम क्यों कंसीडर करेंगे? अब जा भी रहा होगा तो लाइक बहुत लिटिल अमाउंट जा रहा है, लिटिल अमाउंट जा रहा है मतलब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है मतलब लाइक व्हाट, सॉरी मतलब करंट की वैल्यू बहुत कम है मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है मतलब ओपन सर्किट हो गया ना फिर, ठीक है, तो इसलिए अपन कंसीडर नहीं करते। तो फिलहाल अभी नो लोड ट्रांसफार्मर की जो अपन सर्किट बनाएंगे डायग्राम, उसमें सिर्फ कौन सा पैरामीटर दिखाएंगे? बोलो यार, शंट पैरामीटर। शंट पैरामीटर में कौन कौन थे? अब तो बता ही सकते हो, आर नॉट और एक्सएम। आर नॉट और एक्सएम। अच्छा, यहां से अब देखो, इधर से जो करंट आएगा वो कौन सा करंट होएगा? बोलो यार, I1। और यहां से जो करंट जाएगा वो कौन सा जाएगा? I1 डैश। और यहां से जो करंट आएगा ये कौन सा करंट होगा? I0। समझ में? चलो अब इधर आ जाओ। यहां पे ईएमएफ तो इंड्यूस होएगा और वो भी रेटेड, बट हम क्या नहीं दिखाएंगे? सीरीज पैरामीटर हम दिखाएंगे ही नहीं, यस या नो? और इसमें जो I2 की वैल्यू होएगी वो क्या हो जाएगी? 0। सीरीज पैरामीटर क्यों नहीं दिखाया? बस सबको क्लियर है अगेन, ठीक है ना? क्योंकि हमने रेटेड करंट की वैल्यू ही कम कर दी है, जब जिस ब्रांच में से करंट नहीं जाएगा उसका हम सीरीज पैरामीटर नहीं दिखाएंगे। तो क्या ये नो लोड कंडीशन का, नो लोड ट्रांसफार्मर का डायग्राम हमें क्लियर है? ठीक है। ये आर और एक्सएम को क्यों दिखाया? क्योंकि मैंने वोल्टेज क्या दिया है? रेटेड। अच्छा एक बात बताओ, रेटेड वोल्टेज जो आपने दे रखा है एक किधर दे रखा है? लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड? बोलो। इंस्ट्रूमेंट किधर होएगा? लो वोल्टेज साइड ना। इंस्ट्रूमेंट तो इधर ही रखते हैं ना अपन, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज दिया होगा आपने क्या दिया होगा? तो क्या हाई वोल्टेज पिक्चर में कहीं आएगा? सेकेंडरी पे तो आएगा ही। ये ट्रांसफार्मर है, अगर प्राइमरी पे रेटेड है तो सेकेंडरी पे तो रहेगा ही रहेगा। वो बात अलग है कि हम वहां पे क्या नहीं लगाएंगे? वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे। क्यों फालतू का? जब मुझे पता है कि रीडिंग सेम आना है तो वोल्ट मीटर की जान खतरे में क्यों डालना? समझो नहीं? जब पता है कि रीडिंग सेम ही आएगा, लॉसेज यहां से भी उतने आएगा वहां से भी उतने आएगा, तो फायदा क्या है वहां पे वोल्ट मीटर लगा करके उस पर ज्यादा स्ट्रेस देने की, ठीक है। तो खैर, मतलब हम यहां से अब इस चीज को हम क्लियर, अच्छा यहां पे आ जाओ। इसमें जो करंट जाता है ना इसको बोलते हैं IW, और इसमें जो करंट जाता है इसे क्या बोलते हैं? I म्यू, ठीक है। IW एंड I म्यू। इसका मतलब व्हाट इज नो लोड करंट? व्हाट इज नो लोड करंट? I1 इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू IW प्लस I म्यू। एक बात बताओ, ए दोनों रजिस्टर होते तब अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, बट यहां पे एक रजिस्टर है और एक क्या है? इंडक्टर। मतलब ये क्या होगा? फेजर सम। और फेजर की आदत डालो धीरे धीरे। क्या है ये? फेजर सम, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज नो लोड करंट? IW प्लस I म्यू। अब हमारे सामने दो नए टर्म इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, क्या क्या? IW और I म्यू, ठीक है ना। IW और I म्यू।
आई डब्ल्यू क्या है, वॉटफुल कंपोनेंट, लिखते चलो। पहले एक काम करते हैं, क्या है आई डब्ल्यू और आई म्यू, ठीक है। टेबल बनाओ छोटा सा। आई डब्ल्यू और आई म्यू, तो सबसे पहले इनको बोलते क्या क्या है। व्हाट इज आई डब्ल्यू? दैट इज कोर लॉस कंपोनेंट। नाम लिखो, अब पहले नाम लिखो, 2-3 नाम है ना, ठीक है। आई डब्ल्यू को क्या बोलेंगे अपन? कोर लॉस कंपोनेंट। क्योंकि ये सारी चीजें हम ला क्यों रहे हैं? हम जस्ट ये दिखाने के लिए कि लॉस हो रहा है। तो कौन सा लॉस दिखाने के लिए ला रहे हैं इसे हम? कोर लॉस ना। तो इसको क्या बोलेंगे? कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। कोर लॉस कंपोनेंट, आई डब्ल्यू इज व्हाट? कोर लॉस कंपोनेंट। और इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग करंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो नेक्स्ट लाइन क्या है कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेटेड कोर लॉस। रेटेड कोर लॉस, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेटेड कोर लॉस। और इसमें लिखना इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग flux. It is used to produce magnetizing flux. It is used to produce magnetizing flux. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पे एक चीज समझो आप, ये सप्लाई वोल्टेज है और ये क्या है? रेजिस्टेंस। वोल्टेज और रेजिस्टेंस मतलब जो आई डब्ल्यू है, मतलब करंट इन द रजिस्टर इज इन सेम फेज विद द सप्लाई वोल्टेज। लाइक कि अगर वोल्टेज और रजिस्टर है, लाइक कि इस जो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई मतलब इसमें करंट में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? 0। तो अगर मैं सिंपल यहां पे ऐसे बात करूं, सपोज दिस इज सप्लाई वोल्टेज, बहुत ध्यान से समझना, सपोज दिस इज सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अगर ये सप्लाई वोल्टेज है तो सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में कौन आ रहा है? सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में कौन आ रहा है? आई डब्ल्यू, ठीक है। कौन आ रहा है? आई डब्ल्यू। और सप्लाई वोल्टेज के साथ अब ये जो ए है आपका, क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटाइजिंग करंट। ए सप्लाई वोल्टेज के साथ ड्यू टू इंडक्टिव नेचर 90 डिग्री क्या करेगा? लैग, ठीक है। 90 डिग्री बेसिकली क्या करने वाला है? लैग। ए क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर देते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं अपन? सप्लाई वोल्टेज वाला टर्म, मतलब इसको यहां ले लेते हैं, ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मतलब यहां पे क्या ले लिया हमने? सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब इसी के फेज में आ जाएगा कौन? आई डब्ल्यू। और उससे 90 डिग्री लैग कौन आ जाएगा? आई म्यू। समझ आ गया क्या? एक ही बात है यार, बस वो लिखने में दिक्कत हो रही थी इसलिए, ठीक है ना। तो यहां पे सप्लाई वोल्टेज, अब इन दोनों का जो क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ही बेसिकली क्या हो जाएगा? आई नॉट। क्या हो जाएगा? आई नॉट। तो ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट? रिजल्टेंट करंट एज वेल, टोटल करंट एज वेल। एंड व्हाट इज पावर फैक्टर? एंगल।
फाई इज द एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। पता है ना पावर फैक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। तो ए आपका रिजल्टेंट, ए सप्लाई वोल्टेज है और रिजल्टेंट करंट, तो बेसिकली कितना हो गया? फाई। सारी बात समझ में? अगर ये फाई है तो ए कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। समझो यार। बट उसके पहले ये जो अभी इस टेबल में उसको थोड़ा सा साइड में देखो। अब बताओ कि जो वर्किंग करंट है वो सप्लाई के साथ सेम फेज में है। तो अगला पॉइंट इसमें लिखना जरा, वर्किंग करंट इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज। वर्किंग करंट इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज। वर्किंग करंट इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज। वर्किंग करंट इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है। और अगर बात करें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की, तब क्या बोलोगे? इट विल लैग बाय 90 डिग्री। इट विल लैग बाय 90 डिग्री। इट विल लैग बाय 90 डिग्री फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज। इट विल लैग बाय 90 डिग्री फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज। या फिर ऐसे भी कई बार आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, क्या? इट इज क्वाड्रेचर विथ सप्लाई वोल्टेज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वाड्रेचर? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, लिख लो, इट इज क्वाड्रेचर विथ सप्लाई वोल्टेज। इट इज क्वाड्रेचर विथ सप्लाई वोल्टेज। इट इज क्वाड्रेचर विथ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, इट इज क्वाड्रेटर विथ सप्लाई वोल्टेज। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो IW है ये आपको कैसा कंपोनेंट लग रहा है? एक्टिव है रिएक्टिव? एक्टिव। तो लिखो इट इज एक्टिव कंपोनेंट। IW में लिखो इट इज एक्टिव कंपोनेंट। इट इज एक्टिव कंपोनेंट। और इसमें क्या लिखोगे? इट इज रिएक्टिव कंपोनेंट। इट इज रिएक्टिव कंपोनेंट। डन। एक्टिव कंपोनेंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट। देखो ये वाला जो एंगल है ये क्या है? फाई। तो ए इसके लिए क्या हो गया? बेस। और ए क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ए क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो एक बार बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ फाई? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है कितना? IW। बेस कितना है? IW। और हाइपोटेनियस कितना है? I0। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? बोलो यार, व्हाट इज IW? व्हाट इज IW? दैट इज I0 कॉस ऑफ फाई। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे आपको लिखना है IW, यहां पे लिखना है IW इज व्हाट? I0 कॉस फाई। अच्छा, यहां पे जो फाई है ना, आप इसे फाई नॉट कर देना। व्हाट इज फाई नॉट? नो लोड पावर फैक्टर एंगल। क्योंकि सारी बातें किस पे चल रही हैं? नो लोड पे। तो फाई नॉट को स्पेशली मैं दिखा रहा हूं क्या? नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो I0 cos फाई। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अगर ये I0 cos फाई है तो ये क्या हो जाएगा? बोलो यार, अगर ये I0 cos फाई है तो ये क्या हो जाएगा? I0 sin फाई।
तो आई म्यू इज व्हाट, आई नॉट साइन फाई नॉट, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा आई नॉट, आई डब्ल्यू इज व्हाट, आई नॉट कॉस फाई नॉट और आई नॉट साइन फाई नॉट, ठीक है, आई नॉट साइन फाई नॉट। अब यहीं पे देखो, अगर अभी हालांकि इस पे अलग से बात ही करनी है हमने ओपन सर्किट टेस्ट पे, बस ऐसे ही देखो कि अगर हम रेटेड वोल्टेज पे बात कर रहे हैं तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कोर लॉस, व्हाट इज कोर लॉस, कोर लॉस पावर होता क्या है, V इंटू आई, कोर लॉस कंपोनेंट है कौन, आई डब्ल्यू। तो कोर लॉस देखो क्या क्या हो सकता है, या तो आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर इंटू आर, आर नॉट, या फिर V1 इंटू आई डब्ल्यू, समझ में आ रहा है, क्योंकि V1 इक्वल टू वॉट, V1 इक्वल टू वॉट आई डब्ल्यू इंटू आर नॉट ना, पैरेलल में है यार, ठीक है। मतलब नो लोड में जब आप वाट मीटर लगाओगे, नो लोड टेस्ट में वाट मीटर लगाओगे तो एक्चुअली वो क्या देगा, बोलो कोर लॉस। क्यों सर, ए भी तो लॉस हो रहा है, क्या वाट मीटर कभी रिएक्टिव पावर देता है, ये लॉस तो हो रहा है बट वो देगा नहीं, बट हम निकाल सकते हैं कैसे, यहां से अपन पावर फैक्टर निकालेंगे और कॉस फाई अगर आ गया तो साइन फाई आ जाएगा, और जो नो लोड करंट कहां पे रीडिंग आएगी, यहां पे अमीटर की वैल्यू, ठीक है। ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे किस पे, अपन ओपन सर्किट टेस्ट में, वो अलग से ही मैं बेसिकली करूंगा। अभी फिलहाल आप ये बताओ, ये आई डब्ल्यू और आई म्यू ये दोनों क्लियर हैं, ठीक है। तो ये जो पावर फैक्टर, ये नो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है ना, ऐसे ही नोट करके लिख लेना कि कॉस ऑफ फाई नॉट इज इक्वल टू 0.2। मतलब क्या हुआ कि नो लोड पे पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है या कम है, कम है, बहुत कम है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ही है जो है, ठीक है ना, मतलब लोड नहीं है ना,